हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पीपीएससी टीयर 2 के लिए टीचर के लिए साइंस के यूथ कंपटीशन टाइम के बुक के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो ये 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो इसमें कुल इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट हैं, आपको 15 पूरा कराएंगे, ठीक है। तो 4 प्रैक्टिस सेट आपको हम करा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 10 से 11 दिन बचे हैं। तो ये 10 से 11 दिन आप काफ़ी पूरा टाइम अपने स्टडी में लगाइए और अच्छे से पूरे जो भी आपके नोट्स हैं उसको जल्दी से जल्दी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप ताकि आप टीचर अच्छे से बढ़िया नंबर आ जाए और टीचर बन जाए, ठीक है। देखिए, अगर आप हमारे इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भाई। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न है, कह रहे स्पेस की एसआई इकाई न्यूटन है। तो इसमें आपको बताना है कि इसकी जो है एसआई इकाई न्यूटन है। तो ऑप्शन ए करें कि वजन और त्वरण का, बी करें कि वजन और बल का, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि वजन और द्रव्यमान का, और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि वजन और संवेग का। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वजन और बल का जो है यूनिट क्या है? न्यूटन होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए, एफ बराबर इक्वल टू क्या होता है भी? एम ए, ठीक है। एम ए, एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन, जिसे आप त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो इसकी यूनिट ऐसे और एक यूनिट होती है, देखिए एम को जानते हैं आप, केजी होता है, ठीक है। मास का यूनिट केजी, और त्वरण का क्या होता है भी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ज़्यादातर ऐसे लिखा मिलता है, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। तो ऐसे भी मिलेगा लिखा हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, वजन वेट बराबर होता है डब्लू, डब्लू इक्वल टू एम जी। क्या भाई? वजन ही वही भार है, ठीक है। तो इसकी भी यूनिट क्या होती है? न्यूटन ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, भार जो है अलग अलग स्थानों पर इसका मान बदलता रहता है, और यह जो है क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। तो और बल की परिभाषा क्या होती है भाई? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए, यहाँ पे कुछ आएगा कि बल के प्रभाव, तो बल के प्रभाव आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपको कथन कारण देकर पूछ ले, ठीक है। देखिए, बल जानते हैं आप, बल को किसी वस्तु की डायरेक्शन बदल देता है, ठीक है, और इसका आकार में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ कारण जरूर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कथन कारण में आपको इसके प्रभाव भी बनाए बल का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अगला देखते हैं। अगला देखिए, कह रहे कि 800 की गिरा की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे देखिए, किया गया कार्य जो है ये काइनेटिक ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाएं, के इक्वल टू आप जानते हैं 1/2 एम 1/2 सॉरी वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर होता है, ठीक। 1/2 एम वी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए, V1 आपको मान लेना है 5, V1 इक्वल टू 5, और V2 क्या मानोगे? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे रख दीजिए 1/2। देखिए, मास केजी दिया है 800 ग्राम, 800 ग्राम रख देंगे, इंटू क्या करेंगे? V2 माइनस V1 करेंगे, क्या भाई? V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, पहले ये 100 क्यों लिख रहे हैं, 10 का स्क्वायर लगाइए, ठीक है। 10 का स्क्वायर लगाइए, माइनस 25, 25 का सॉरी 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, ठीक है। वो डायरेक्ट में वही चल रहा है, माइनस में स्क्वायर इसका। चलिए, तो 1/2 हो जाएगा, और गुणे तो इसको काट दीजिए, यहीं पे 400 आ जाएगा, ठीक है। कितना? 400। तो इसे आप उठा दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 400, 400 यहाँ पे 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप घटा दीजिए, तो ये 400 गुणे 100 में 25 गए 75 हो जाएगा, ठीक है भाई, 75 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा? देखिए, पहले क्या करना, 0 0 उतार दीजिए, 4 पंचे 20, 0 कर दीजिए, और 7 चौक 28 30, ठीक है। मतलब कितना है ये? 30,000 आया। तो क्या है भैया? 30,000 जूल में आया। क्या है? जूल में आया। तो लेकिन आपसे देखिए, यहाँ जूल में तो कोई दिया ही नहीं है, किलो जूल में दिया है। तो किलो जूल में क्या दिक्कत है? 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए, तो ये कट जाएगा, 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, 30, तो 30 किलो जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर लेंगे। ये देखते हैं, आगे प्रश्न चलते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है। देखिए, न्यूमेरिकल तो भाई आपको यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाएगा ये। चलिए, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु, देखिए ऊपर की ओर ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा। तो आपको प्रारंभिक बिंदु में पहुंचने में समय लगेगा। देखिए, आपको यू दिया है, यू इक्वल टू दिया है, यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। तो 14 मीटर पर सेकंड दिया है, 14 मीटर
पर सेकंड दिया है, ठीक है। और देखिए ये अब यहाँ देखिए एक समय आएगा जब यहाँ से वस्तु जाएगी, आपको एक समय आएगा कि उसका फाइनल 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 वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उच्च बिंदु पर। उच्च बिंदु पर जब जीरो हो जाए तो वस्तु क्या होगी, वस्तु वापस रिटर्न होती है। तो एक समय आता है जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसके उच्चतम बिंदु पर जीरो हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखिए तो आपको v मिल गया, v मिल गया, जीरो हो गया। तो न्यूटन के गति का क्या लगाएंगे, गति के समीकरण का पहला नियम आप यूज करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या होता है अभी पहला नियम, तो v देखिए v बराबर होता है u प्लस AT होता है, क्या भाई AT होता है। लेकिन अब यहाँ देखिए ऊपर की ओर मतलब वृत्तीय त्वरण के विपरीत आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको ये हो जाएगा v इक्वल टू u माइनस GT हो जाएगा, क्या भाई GT देखिए एक जगह पे g हो जाएगा क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी पे आपको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो v आपका फाइनल वेलोसिटी हो गई, u जो है इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी, g गुरुत्वीय त्वरण, t समय, हमको t समय बताना है। चलिए इसी पे आप रख दीजिए, इसी पे आप रख दीजिए। तो v आप 0 रख दीजिए और u जो है 14 दिया है माइनस का g भी आपको कितना दिया है, देखिए g यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है 9.8, देखिए ना दिया होता तो 10 भी रख सकते थे, लेकिन आपको 9.8 ही रखना है, ठीक है t। चलिए भाई तो इस 14 को इधर लाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगी, ठीक है। और देखिए माइनस का 14 हो जाएगी और देखिए माइनस का क्या बचा 9.8 t बचा, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 14 बटे 9.8, ठीक है। 9.8 ना पॉइंट हटाओगे ऊपर हो जाएगा 140 बटे 98। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग में निकल के आएगा कितना 1.43 सेकंड, ठीक है, टाइम, ठीक। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लगाना है, ठीक है। ऊपर फेंक रहा है इसलिए आपको माइनस हो जाएगा, फार्मूले में जी के विपरीत आप गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत फेंक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला करिए ऊनी कपड़े शरीर के जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि, बताइए भी क्या कारण है कि ऊनी कपड़े जो हैं ठंड में हमें ठंड से बचाते हैं या हमें गर्म रखते हैं, क्या कारण है। चलिए तो क्या हो जाएगा भी यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक है, कैसा है, कुचालक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म रखते हैं, इनके कुछ कारण आपको ध्यान रखना है। पहला कारण है ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। दूसरा है ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण से शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किए थे भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। न्यूटन ने जो है 3 जो है गति के नियम दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने देखिए इनका नाम जो है आइजैक न्यूटन पूरा नाम है, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, तो इन्हें ये जो है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में जो है ये गति के तीनों नियम जो इसमें व्याख्या किए हैं, ठीक है। तो इनके बुक का नाम भी आप याद रखिएगा प्रिंसिपिया। देखिए गति का जो इन्होंने प्रथम नियम दिया था, इन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और इनके प्रथम नियम को आप जानते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम इन्होंने बताया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुपाती होती है, ठीक है। और गति का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। रॉकेट जो है लॉन्च होता है गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, कई एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है। स्पेस द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है, तो क्या बनती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉरियोलिस बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो कॉरियोलिस बल की किसने व्याख्या किया था, ये फेरल ने दिया था, ठीक है, फेरल वैज्ञानिक थे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, तो आपको बताना है विद्युत आवेश का सुचालक इसमें से कौन है, तो भाई सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तांबा जो है क्या है, विद्युत आवेश का सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सुचालक आप जानते हैं क्या होता है भी, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक या सुचालक कहते हैं, जिसे आप कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। और कांच, कागज, पानी, ये क्या है, कुचालक है, ठीक है, नॉन कंडक्टर्स हैं। आइए देखते हैं अगला है। कहें कि ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज जो है मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है, सुनी
जा सकती है। देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अवश्रव्य तरंगे, जिसका जो है 20 हर्ट्ज से क्या होती है? डाउन होती है, मतलब नीचे होती है। उन्हें 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को तरंगों को हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे जो हमारा कान नहीं सुन सकता है। अवश्रव्य तरंगे क्या होती है? ये 20 से 20,000 के बीच में, क्या भाई, 20 से 20,000 के बीच हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। और पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, ठीक है। ये तरंगे आपको पूछा जाता है। तो ये तरंगे जो है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो है आपके क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहने की प्रकाश सबसे अधिक गति में किसमें यात्रा करता है? तो आपको बताना है कि प्रकाश जो है किस गति में उसकी यात्रा सबसे अधिक होती है, चाल जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा। देखिए निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसकी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, ठीक है। यहीं आपको और कुछ याद रखना है। ग्लास में कितनी स्पीड होती है भाई? कांच में तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, जल में, वाटर में आपको याद रखना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है जल में जो है प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। और जो है प्रकाश का चाल जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, ठीक है। और जो है प्रकाश जो है निर्वात में चल सकता है, लेकिन ध्वनि जो है आपकी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा प्रभाव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो एक फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। फ्यूज तार का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अति भारण के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके जो है उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। तो गलनांक इसका कैसा होना चाहिए? निम्न, और प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। जब इसको आगे लगा देते हैं तो ये जब जल जाता है तो आगे पीछे वाले जो है करंट की जो है रुक जाती है, जिस कारण से हमारे जो है उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहे हैं इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं? देखिए नहीं वाला हमको ढूंढना है। देखिए ईंधन का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन आप जानते हैं, रासायनिक परिवर्तन में जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसे जो है ये ठंडा करने या गर्म करने पर पुनः पूर्ण अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, लेकिन वही भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें जो है न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, इतना अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ईंधन का दहन, अगर ईंधन जल जाएगा तो भाई उसको पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो ये तो ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन हो गया। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अगला है ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना। ये तो लौह में जंग लगना, ऑक्सीकरण आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। प्लेटिनम का तार का जलना, भाई तार जल जाएगा तो फिर उसे दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो ये तीनों जो है आपके रासायनिक परिवर्तन है। जो नहीं वाला बताना था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, यह जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, कह रहे कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, आसवन विधि, ठीक है, आसवन विधि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक। देखिए गैस के द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं, ठीक है। गैस से द्रव में परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, करें कि देखिए 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन, देखिए आयतन दुगुना ना हो जाए। तो आपको क्या बताना है? यहाँ पे आपको T2 निकालना है। देखिए T1 कैसे? T1 इक्वल टू, देखिए 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 27 को इसको केल्विन बदल देंगे। 27 + 273 इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन। अब देखिए T2 आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। देखिए V1 इक्वल टू V मान लेंगे, और V2 कह रहा है कि गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए, तो आपको V2 इक्वल टू क्या मान लेंगे? 2V, ठीक है। तो अब एक रिलेशन होता है V प्रोपोर्शनल T, तो ये आपको V1/T1 इक्वल टू
V2 अपॉन T2 होता है, ठीक है। ये इसी पे आप लगाना है, इसी पे रख दीजिए। फिर देखिए T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 इक्वल टू हो जाएगा V2 इंटू T1 बाई V1, ठीक है, V1। अब इन्हीं पे वैल्यू रख दीजिए, अब इन्हीं पे वैल्यू रख दीजिए। तो V2 आपका क्या है भाई, V2 बराबर 2V है, रख देंगे, बटे लगाएंगे। V1 आपका V1 इक्वल टू V के बराबर है तो V रख देंगे, इंटू और T आपका T1 आपने अभी निकाला 300 केल्विन, ठीक है। तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकल के आया भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 600, ठीक है, 600 केल्विन। T2 का मान 600 केल्विन आ गया, T2 ये है, ठीक है, T2 है। अब देखिए, अब इसे डिग्री सेल्सियस में देखिए, केल्विन को यहाँ देखिए सब डिग्री सेल्सियस में है, तो ये 600 आंसर आ गया, ये मत लगाइएगा, ठीक है, ये नहीं लगाएगा। अब 600, अब देखिए हमें सब में केल्विन में पूछा है, तो 600 में से आप 273 घटा दीजिएगा, 273 घटा दीजिएगा तो 327 आ जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला है कहने कि निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार क्या करना है, अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आपको ध्यान रखना है कि विद्युत ऋणात्मकता, देखिए विद्युत ऋणात्मक श्रेणी में जो है, विद्युत ऋणात्मकता जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, ये घटती है, ठीक है, घटती है। जब घटेगी तो भैया क्या हो जाएगा, अभिक्रियाशीलता भी घटेगी, अभिक्रियाशीलता भी घटेगी। तो आपको विद्युत ऋणात्मक श्रेणी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, जैसे केदारनाथ, क्या भाई, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके क्यों बनाता है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तो के से केदारनाथ से के आपका हो जाएगा, और यन से नाथ से सोडियम हो जाएगा, और का से Ca कैल्शियम हो जाएगा, माली से Mg रख दीजिए, ठीक है, और आलू से Al लिख दीजिए, अल्मोनियम, ठीक है, और जरा से चिडियन जिंक, और फी से फेरस, फीके से फेरस, Cu से क्या और बनता है Hg, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको श्रेणी याद रखना है, इसमें आपको बनेगा यहाँ क्वेश्चन, तो आप इसी तरह से लगा देना। तो आपको यहाँ पे बिठाना है सही से, कौन सा जाएगा। तो पहले आपको देखिए पोटेशियम आएगा, देखिए पोटेशियम तो सब में है, फिर सोडियम आपको तीनों में है, फिर क्या है भाई, फिर आपका देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम आपको नहीं दिख रहा है, तो आप चिडियन पे आ जाइए, जिंक पे आ जाइए, तो जिंक आपको तीनों में है, तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। और अब देखिए चौथे में अंतर आ गया है, चौथा में जो ग्रेटर देन है वो वहाँ पे अंतर आ गया है। तो चौथे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका Cu आएगा, ठीक, कापर, फिर Hg, फिर Ag, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन तीसरा नंबर यहाँ बन जाएगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके क्या बनाता है, ठीक है। तो ये आप रखेंगे तो आपको अब क्रियाशीलता के क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। तो बताइए किसने खोजा था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूलैंड ने। किसने किया था, न्यूलैंड ने। तो 1864 ईस्वी में जो न्यूलैंड ने दर्शाया कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो किसी भी तत्व में प्रारंभ करने पर अगले 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे, ठीक है। इन्होंने एक संगीत के अष्टक के 8वें नोट के समान बताया है, जैसे आपने इन्होंने कहा था सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो इसमें पहला और आठवां नोट समान है। लिथियम से प्रारंभ होकर 8वां पोटेशियम है, ठीक, तथा लिथियम सोडियम तथा पोटेशियम के गुण समान है, और बेरिलियम से मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के गुण भी समान है। तो इन्होंने इस प्रकार से इसकी व्याख्या किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ए नंबर सही है। करें कि जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है भाई, कौन सी गैस बनाती है। देखिए ये मान लीजिए सोडियम है 2A प्लस किससे क्रिया करिए 2H2O से, जल से क्रिया करा के, तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए क्या बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा, और प्लस का क्या मुक्त करेगा H2 जल, ठीक है, जल मुक्त करेगा, सॉरी हाइड्रोजन मुक्त करेगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है, बताइए क्या समानता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसके डी हो जाएगा, दोनों का
बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, ठीक है, बाह्यतम भरा होता है। तो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या 18वें वर्ग में उपस्थित तत्व निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। तो ये जो है 18वें समूह का तत्व है, वर्ग का है, वर्ग का है, जिस कारण से इसमें जो है जो इसके बाह्यतम कोश होते हैं ये पूर्णतः भारी होते हैं, ठीक है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। करके सोडियम एक अपक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर स्पेस के साथ अपक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है। बताइए आग पकड़ लेती है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है यह अपक्रिया करके जलने लगता है, ठीक है, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग स्पेस के लिए नहीं, देखिए नहीं, ध्यान नहीं वाला हो जरूर पढ़ लिया करिए, यहाँ नहीं कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं तो हम गलत लगा के ऑप्शन चले जाते हैं, तो होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ नहीं होता है आपको बताना है। तो ये कहाँ नहीं होता है, देखिए रसायनों के ऑक्सीकरण में होता है, ब्रेड बनाने में होता है, कपास की ब्लीचिंग में, पानी को कीटाणु रहित करने में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए ये पानी को कीटाणु रहित करने में भी किया जाता है, कपास की ब्लीचिंग में भी, और रसायनों के ऑक्सीकरण में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ये गलत हो जाएगा, बी नंबर, ब्रेड बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो रसायनों के ऑक्सीकरण में इसका प्रयोग होता है, कपास की ब्लीचिंग में और पानी को कीटाणु रहित करने में किया जाता है, लेकिन ब्रेड बनाने में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं CaCO-Cl2, ठीक है, ठीक। इसका रासायनिक नाम आपसे पूछता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने कि ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है भी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, टेफ्लॉन का, ठीक है। किसका, टेफ्लॉन का। तो टेफ्लॉन एक जो है संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं ऊष्मा प्रतिरोधी का है, बहुलक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए आइए देखते हैं बहुलक क्या होता है, ठीक है, पॉलीमर जिसको बोलते हैं। तो बहुलक वे होते हैं उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं, उन्हें बहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है, नायलॉन 6 जिसको बोलते हैं, बैकेलाइट है, रबड़ है, ये आपके क्या है, बहुलक कहलाते हैं। अगला देखते हैं, अगला कहने की एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल स्पेस कृंतक होते हैं। तो आपको पूछा है कि आपके मनुष्य के मुंह में कितने कृंतक दांत होते हैं। कहने की 10, 4, 8, 12। देखिए कुल दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मनुष्यों में पाए जाते हैं। एक कृंतक है, रदनक है, चवणक है, अग्रचवणक है, ठीक है। तो यहाँ पे कृंतक के बारे में बताना है। तो कृंतक कितने होते हैं भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल 8 होते हैं, ठीक है, 8 होते हैं, ठीक है। देखिए कृंतक आपके 8 होते हैं, और रदनक जो है 4 होते हैं, और चवणक कितने होते हैं, 12, ठीक है, 12, और अग्रचवणक कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप जानते हैं कुल कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इन्हें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्हें बिलाई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली होती हैं, जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं, ठीक है। किसको क्या कहते हैं भाई, रसांकुर, जिसका कार्य होता है पचे हुए भोजन में पोषक तत्वों जैसे वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, विटामिन को अवशोषित करना तथा अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देता है, ठीक है। तो इसी को बिलाई को क्या बोलते हैं, रसांकुर भी कहते हैं, ठीक है, रसांकुर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, कहाँ होता है भी, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। देखिए पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है, आपसे पूछा जाता है प्रश्न, तो ये मुख से ही शुरू हो जाता है। देखिए तो छोटी आंत में जो है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, कि दीवारों में पाचन ग्रंथियां होती हैं, जिनमें आंतरी रस निकलता है। इस आंतरी रस से कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो हैं एंटोरोकाइनेस, एरिप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और लाइपेज, ठीक
ठीक है। इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, करें मनुष्य में समानता प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब क्रमशः होता है, तो कितना होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120 mmHg और 80 mmHg। अगला चलते हैं भाई, करें कि मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो कितना होता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 120 mmHg। अगला है, करें कि मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, करें कि 7.4, 8.1 या 6.7 या 7.9। तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.4। ठीक है। तो अगर 7 की वैल्यू, पीएच की वैल्यू 7 से अधिक है तो कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। ठीक है। और अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, करें कि टिटेनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले स्पेस के कारण होती है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणुओं द्वारा। ठीक है। तो टिटेनस आपकी जैसे आयरन वायरन लग जाता है बहुत पुराना, तो उससे शरीर में टिटेनस हो जाता है। ठीक है। तो ये जीवाणु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। देखिए टिटेनस जो है तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के कारण होती है। इसमें जो है मांसपेशियों में विशेष रूप से जबड़े और गर्दन संकुचन होता है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम्स टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। यह जो है शरीर के बाहर भी रह सकते हैं और वातावरण में दूर दूर तक फैलते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, करें कि हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो बनी होती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने की किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। ठीक है। तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ये जो है इंसुलिन जो है अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अग्नाशय से। ठीक है। और ये कहाँ से? लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। आइए देखते हैं अगला है, करेंगे मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसमें विटामिन डी पाया जाता है। ठीक। देखिए ओमेगा 3 भी पाया जाता है, ओमेगा 3 और विटामिन डी जो है मछली के तेल में अच्छा स्रोत है। ठीक है। डी। अगला देखिए, कल इनमें से कौन सा यौन संचरित रोग विषाणु जनित होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्सा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मस्सा जो है यौन संचरित रोग विषाणु जनित होता है। यह जो है काले रंग का उभरा हुआ मांस का छोटा दाना जो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक प्रकार का चर्म रोग माना जाता है। ठीक है। और यह जो है मनुष्य में जो है प्रेप्रिलोमेविरस नामक जो है विषाणु की प्रजाति इस रोग का कारण होती है। ठीक है। तो ये आप ही याद रखिएगा। देखिए इसका प्रेप्रिलोमेविरस, ठीक है, ये इसका जो है नाम याद रखिएगा, नामक जो है विषाणु की प्रजाति इसका कारण बनती है। कहें कि एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, तो किसका उपचार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हृदय रोग का। ठीक है। करें कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है भाई, इसके अंतर्गत जो है कीटों के अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान का कवकों का अध्ययन किया जाता है, और जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जो है प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है।
आगे देखते हैं अगला है, कहने कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो किस पौधे का प्रयोग किया था भाई? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मटर के पौधे का। ठीक है, तो ये अनुवांशिक के जनक भी कहे जाते हैं, कौन? मेंडल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन आपको पहचानना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नीले से रक्त केवल क्लोमो मतलब गिल्स में जाता है, ये आपका सही है, तो गलत वाला आपको फाइंड करना है। यानी कि क्लोमो रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी सही है। कहीं दो कच्ची हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये आपका गलत है। शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कच्ची हृदय होता है, इनमें जो है जिसमें केवल एक आलिंद और एक निलय होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दो कच्ची और दो दोहरा परिसंचरण, तो इनमें आपको ध्यान रखना है केवल जो है केवल एक आलिंद और एक निलय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गलत आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि पक्सीनिया ग्रेमिनिस कवक से स्पेस होता है, तो क्या होता है भाई इसमें? तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्केंसिया से। अगला प्रश्न है, एम्ब्रिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम स्पेस है का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है, तो इसे आपको च्यवनप्राश कहेंगे। ठीक है, तो च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है, तो ये क्या भी राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंवला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कहने कि पादप वाहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का। अगला प्रश्न है, कहने कि कार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वातोत्सर्जन का। ठीक है, तो गार्ड कोशिकाएं वातोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। ये जो है कोशिकाएं पत्तियों, तने और अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित विशेष कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिनका उपयोग गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाता है 40 क्वेश्चन। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, हम आपको देखिए एक वीडियो केमिस्ट्री के ला रहे हैं जिसमें हम जो है टॉपिक वाइज है, जिसमें इंपॉर्टेंस है आपको 350 प्लस प्रश्न लाएंगे एक वीडियो में केमिस्ट्री के। ठीक है, तो बस 1 से 2 रोज में उसको हम आपको देंगे। ठीक है, पूरे एनसीईआरटी प्लस सॉल्यूशन उसमें संग्रहित रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।